Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter solid state. आज हम solid state की इन टेक्स्ट के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हुए थे, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 इन टेक्स्ट का हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का. चैप्टर नंबर 1 का 8 क्वेश्चन एंड सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट एक्सप्लेन. कहता है कि एंड सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मॉडर्न स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं करता. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि मॉडर्न स्टेट में आयंस फ्रीली मूव करते हैं, सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं करते, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. ठीक है, नॉट फ्री टू मूव. ठीक है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन को कह रहा है कि एंड सॉलिड अंडर मोल्टन स्टेट में करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते. ठीक है ना, नॉट फ्री टू मूव ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है बच्चों, वो कह रहा है कि जो आयंस है ना वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसमें? इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में. ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा होता है, लेकिन इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट में आयंस फ्रीली मूव करते हैं. आयंस आर फ्रीली मूव, आयंस आर फ्रीली मूव, फ्रीली मूव करते हैं ड्यू टू वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने के कारण वो फ्रीली मूव करते हैं. तो आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट आयंस आर नॉट conduct electricity in solid state because ions cannot free, ions are not free due to strong force of attraction. ठीक है, ये आपका 8 क्वेश्चन होगा. 9 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलिएबल और डक्टाइल. 9 क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलिएबल और डक्टाइल. आप लोग जानते हो कि सारे की सारी प्रॉपर्टी मेटल की है, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, कंडक्टर भी है. यहां पे जाएगा मेटालिक सॉलिड. क्या जाएगा बच्चों? मेटालिक सॉलिड आ जाएगा. क्या आ जाएगा? मेटालिक सॉलिड. क्योंकि मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर भी होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट के बारे में सिग्निफिकेंस बतानी है. तो लैटिस पॉइंट क्या करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बताते हैं. लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. लैटिस पॉइंट कंस्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 10. लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में जानकारी देता है लैटिस पॉइंट. ठीक है, लैटिस पॉइंट मैंने आपको बताया था, कंप्लीट लैटिस बनाते हैं तो. ठीक है ना, लैटिस पॉइंट जो लैटिस बनाते हैं, छोटे पॉइंट्स जो है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं. उसके जगह को बोलते हैं लैटिस साइड को, दूसरी जगह खाली जगह को इंटरस्टिशियल साइड. हमने फ्रैंकल इफेक्ट में बात भी करी थी. तो गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. 11th नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टर यूनिट सेल. यूनिट सेल के पैरामीटर्स कौन से? तो मैंने आपको बताया था यूनिट सेल के अंदर 3 चीजें होती हैं. ठीक है ना, एक्सियल 2 चीजें होती हैं, तो एक्सियल लेंथ और एक उसमें लगने वाला एंगल. तो एक्सियल लेंथ में हम क्यों बनाते हैं, उसमें साइड होंगी एबीसी. तो एक तो होता है बच्चों एक्सियल लेंथ. क्या होता है? एक्सियल लेंथ. ठीक है, ए बी और सी, और इसमें बीच में ए और बी, बी और सी, ए और सी के बीच में लगने वाला एंगल एक्सियल एंगल. एक्सियल एंगल क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा. ठीक है, ये 6 क्या होंगे? पैरामीटर्स है, 6 पैरामीटर्स है जो आपको यूनिट सेल को बनाने से एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल. एक्सियल लेंथ में क्या आएगा? ए बी सी, और एक्सियल एंगल में क्या आएगा बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12. डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स. ठीक है, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल. ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूं यहां पर हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल. ठीक है, तो हेक्सागोनल कौन सा होगा, मोनोक्लिनिक कौन सी होगी? तो हेक्सागोनल का मतलब है, मैं आपको पहले भी 7 रेशियो सिस्टम बता चुका हूं, जिसमें गामा एंगल कितना होगा बच्चों? 120. तो अल्फा इसमें ए बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90, गामा 120, गामा 120.
20 और यहाँ पर मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा मोनोक्लिनिक में बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है, यहाँ पर अल्फा और गामा क्या हो जाएगा बच्चों 90। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में बताना है ना, तो A B नॉट इक्वल टू C अल्फा बीटा 90 और गामा 120 और मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 90 अल्फा गामा 90 हो जाएगा, A B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद सेकंड पार्ट है फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मैं पहले भी बता चुका हूं। फेस सेंटर्ड होता है बच्चों एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी हो। ठीक है, इसी से लेना एंड सेंटर्ड मतलब एटम कॉर्नर पे तो होगा और उसके साथ साथ टू अपोजिट फेस पे होगा, टू अपोजिट फेस पे। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस, टू अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस पे होगा। ये हम लोग निकाला भी था 1 + 1 2 है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन 30th का क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन क्या है देखिए, 30th क्वेश्चन वो कह रहा है कि एटम जो है वो लोकेट कर रहा है, हाउ मच पोर्शन ऑफ एटम इज लोकेटेड इन कॉर्नर, जो एटम है वो कॉर्नर में कितना हिस्सा लेता है, तो लेता है सर 1/8। कितना रहता है बच्चों 1/8। मैंने बताया था ना क्यूब है, क्यूब में जो एटम है इसमें कॉर्नर का हिस्सा तो सिर्फ 1/8 ही है ना, कॉर्नर का हिस्सा कितना है 1/8। अब वो कह रहे हैं कि बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल का पार्ट ऑफ नेबरिंग यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड में कितना लेगा, कंप्लीट बॉडी में तो कंप्लीट होता है ना पूरा, तो क्या हो जाएगा फुली, है ना, बॉडी के अंदर तो कंप्लीट होगा तो क्या होगा फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल, फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल, फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल। ठीक है, फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल। समझ में आ गया। 13th का पहला पार्ट तो हो गया आपका कि वो क्या कह रहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द एटम इज लोकेटेड कॉर्नर, कॉर्नर पे कितना होगा, तो कॉर्नर के ऊपर तो होगा 1/8 और वो कहता है वहां पर जो है नेबरिंग में कितना लेंगे, बॉडी सेंटर्ड के अंदर बॉडी में कंप्लीट आता है तो कंट्रीब्यूशन टू द फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल। 13th का क्वेश्चन होगा। 14th का क्वेश्चन देखिए, 14th का क्वेश्चन है व्हाट आर द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्रॉस पैकिंग। स्क्वायर क्रॉस पैकिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रॉस पैकिंग इन टू डायमेंशन में जो स्क्वायर क्रॉस पैकिंग में कितना होता है, स्क्वायर क्रॉस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन में कितना होता है बच्चों 4, कितना होता है 4। हमने देखा था ना जब हमने एबीएबी का स्ट्रक्चर बनाया था तो वहां पर हमने देखा था जब हमने क्रॉस पैकिंग टू डायमेंशन में एससीपी पढ़ा था, ए वाला स्ट्रक्चर बना था वहां पर कोऑर्डिनेशन कितना आया था 4 आया था। A compound form SCP structure what is the total number of bond। देखिए इसको ये वाला 14 वाला समझ आ गया, हमने ऐसे बनाए थे एटम्स, ये बनाए थे ना इसको ए स्ट्रक्चर बना था तो ये हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने लिया था, एक स्क्वायर फॉर्म में आ गया था SCP स्क्वायर क्रॉस पैकिंग जो पोजीशन में 4 आया था वो क्वेश्चन है। 15 वाला देखिए, 15 का क्या है, 15 का न्यूमेरिकल है देखिए। प्रोटीन का क्वेश्चन है बच्चों, ए कंपाउंड फॉर्म HCP, एक कंपाउंड है जो HCP हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग फॉर्म कर रहा है HCP और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट। टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालना है आपको, क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्टाहाइड्रल प्लस क्या निकालना पड़ेगा टेट्राहाइड्रल, तो दोनों टोटल ये आंसर आएगा। अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड निकाल देना टेट्रा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स से क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑक्टाहाइड्रल फिर इसका डबल क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड का 2 into ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ठीक है भैया, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वॉइड वाले टॉपिक में। तो अगर 0.5 मोल दिए हुए आपको, 0.5 मोल दिए होंगे तो नंबर बना लीजिए। आप लोग जानते हो नंबर ऑफ एटम्स निकाले ना,
n is equal to number of mole is equal to given mass upon number of mole is equal to particle अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना। पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो, पार्टिकल्स में एटम निकाल सकते हैं, तो आपको एटम के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल दिए हैं, कितने दिए भैया 0.5, पार्टिकल एटम हमें निकालने हैं, NO की वैल्यू पता है 6.022 10 की पावर 23, मोल कांसेप्ट सीखा था भैया, गुणा कर दीजिए, एटम आ जाएंगे, एटम कितने आ गए 0.5 into 6.022 10 की पावर 23, 6 5 33 पॉइंट कुछ आ गए, 3 पॉइंट समथिंग आ गया, 3 आ गया मतलब लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा वैल्यू आपकी। तो अब जो वैल्यू आएगी 3, ये हमारा 3 क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए बच्चों, 3.00 क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है, जो भी यहां पर समथिंग वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, मतलब ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए 3 पॉइंट समथिंग हो गए, ओके। अब टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 3 पॉइंट समथिंग, 3.01 कुछ भी था into 2, मतलब 3 मान लीजिए, तो 3 into 2, टेट्राहेड्रल कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 + 6 कितने होंगे 9, कितने हो जाएंगे बच्चों, ये सब है, ठीक है। तो हमने देखो दोबारा से देख लेते हैं, हमारे को क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालनी है, तो वॉइड टोटल नंबर ऑफ वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस में टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे मिलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल एंड कुछ भी हो सकता है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23, नंबर ऑफ मोल गिवन है 0.5 मोल, गुणा कर दो एटम आ गए। अब जो एटम है वो किसके एटम आ गए, मतलब क्या आ गए पार्टिकल आ गए, वो पार्टिकल किसके बराबर होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3.00 जो भी आ रहा समथिंग, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई, उसको डबल कर दो 6 पॉइंट समथिंग, टेट्राहेड्रल दोनों को जोड़ 6 और 3 9 9 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। 15 का क्वेश्चन हो गया, 16 का क्वेश्चन देखिए, का क्वेश्चन है बच्चों, एक कंपाउंड इसमें में 2 एलिमेंट कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है m और n, कंपाउंड है 2 एलिमेंट से मिलकर बना है m और n, ठीक है। वो कह रहा था एलिमेंट n फॉर्म CCP, n जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है, CCP तो हो या FCC हो एक ही बात है बच्चों, CCP मतलब CCP हो SCP हो, हम लोग FCC ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CCP FCC लेके चलना है, और वो कह रहा है एन एटम ऑफ m ऑक्यूपाई 1/3, m जो है वो कह रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। m वो कह रहा है कि m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपको फार्मूला बनाना है, तो क्या बनाना है फार्मूला, m और n दो चीजें दी हुई हैं, n क्या है CCP मतलब FCC मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, FCC है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 4, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी CCP, n की वैल्यू होगी 4, कितनी हो गई 4, n क्या है, अब m निकालना है, m क्या है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो अब n 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए 4, क्योंकि नंबर ऑफ एटम के बराबर होंगे, टेट्रा इसमें दुगने हैं तो 4 दूनी 8, यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्रा into 8, m क्या हो गया 8/3, 8/3 और n कितना है 4, m तो हो गया 8/3 और n कितना है 4, 4 में जब 4 4 2 जा 8 एक रेशियो है ना, तो यहां पर आ गया m तो 2 है और 3 इधर से जाएगा n3, m2 n3, m2 n3, नहीं समझ में आया। m और n दो चीजें मिलकर किसी कंपाउंड को बना रही हैं, n जो है वो CCP फॉर्म कर रहे हैं, CCP मतलब FCC, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4, n की वैल्यू कितनी होगी 4, m जो है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालेंगे, जो n की वैल्यू 4 है तो ये किसके बराबर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए 4, टेट्रा कितने डबल हो जाएंगे तो 4 2 8, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए 8, यहां पर 8 में से 8/3, n कितना हो गया 8/3, n क्या है 4 रेशियो 4 2 8 ऐसे हो जाता है डिवाइड, 2 आ गया 3 इधर से जाएगा n2 n3, ठीक है बच्चों। 16th क्वेश्चन समझ में आ गया, 17th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज हैड द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, एससीसी की कितनी आई थी 52.4, बीसीसी की 68, एफसीसी की 74, एससीबी की 74, ठीक है। तो कह रहा है कि हाईएस्ट पैकिंग किसकी है, इनमें से पहला है एससीसी, ठीक है, पहला है एससीसी, तो 17 का पहला तो हो गया एससीसी, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई भैया 52.4%, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका
सेकंड पार्ट है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना, बीसीसी। तो कितना हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया 68%, कितना हो गया 68%। तीसरा है हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग, तीसरा है एससीपी, तीसरा कौन सा है एचसीपी, जिसको एफसीसी बोलेंगे। यहां पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 74%। तो ज्यादा इसकी हो गई थर्ड वाले, इसकी हो गई थर्ड वाले 74%। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 18th क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि एन एलिमेंट विद मोलर मास, कोई एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया हुआ है आपको 2.7 × 10⁻² kg पर मोल, मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास कितना है 2.7 × 10⁻²। आगे देखिए, फॉर्म में क्यूबिक यूनिट्स है विद एज लेंथ दिया 405 पिकोमीटर, 405 पिकोमीटर। एज लेंथ क्या होती है ए, पिकोमीटर में, इसको मीटर में बना लेंगे 10⁻12 मीटर, सेंटीमीटर है तो 10⁻10 सेंटीमीटर। डेंसिटी दी हुई है 2.7 10⁻3, 2.7 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल, आपको नेचर बताना है, मतलब आपको निकालना है z, यानी निकालना है बच्चों z। डेंसिटी का फार्मूला मैंने अभी सिखाया था, d = z × m अपॉन एवोगाड्रो नंबर * a क्यूब, ठीक है। d हमको दिया हुआ है कितना है 2.7 × 10⁻3 बराबर z कितना है हमें निकालना है, ठीक है। कौन सी पैकिंग है, एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, पता लगाना है। m की वैल्यू कितनी है 2.7 10⁻², L नोट कितनी है 6.023 10⁻23, एवोगाड्रो नंबर A एज लेंथ दिया हुआ है 405 पिकोमीटर, मीटर में बना लीजिए 10⁻12 मीटर, सेंटीमीटर 10⁻10, क्यूब है ना, इसको क्यूब कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो z आपको निकालना है, ये ऊपर चला जाएगा 2.7 × 10⁻3 × 6.023 × 10⁻23 × 405 × 10⁻12 मीटर क्यूब का, मीटर का होल क्यूब है ना, बटे में क्या आ जाएगा 2.7 × 10⁻², क्या निकालेंगे z निकालेंगे, क्या निकलाएगा z निकलाएगा। काट पीट के जितना भी आएगा, अगर 1 आता है तो एससीसी है, 2 आता है तो बीसीसी है, अगर 4 आता है तो एफसीसी पैकिंग है। सॉल्व कर लेंगे। 18 क्वेश्चन हो गया। 19 क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कर लेंगे। नाइनटीन का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ, मैं एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। 19 क्वेश्चन, 20 को 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 का आउट करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज, कौन सा डिफेक्ट अराइज होगा व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट करेंगे। व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी, एंड व्हाट बाय, जब हम किसी कौन सा डिफेक्ट अराइज होगा सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जगह खाली होती है, तो कौन सा होगा वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होता है, कौन सा होता है वैकेंसी डिफेक्ट। जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो कौन सा होगा जी वैकेंसी डिफेक्ट, कौन सा होगा वैकेंसी डिफेक्ट। और जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो क्या होगा कि उसमें जगह तो खाली होगी, तो डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो फिजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, बच्चों क्या हो जाएगी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड को हीट करें तो कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट इज अराइज, वैकेंसी डिफेक्ट इज अराइज। और व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें रिजल्ट ये निकलेगा कि डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इसका फिजिकल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट अराइज होगा सर, वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होगा, क्योंकि सॉलिड हीट करने खाली जगह हो जाएगी और खाली जगह होने से डेंसिटी डिक्रीज होगी क्रिस्टल लैटिस में। तो द वैकेंसी डिफेक्ट इज अराइज एंड द डिक्रीज the density is decreased in the crystal lattice। तो दिया क्वेश्चन देखिए 20 का है पहला, व्हाट टाइप ऑफ स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज जेडएनएस में और एसीबीआर में, जेडएनएस में और एसीबीआर में बताना है, जेडएनएस में और एसीबीआर में, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जेडएनएस में होता है जो फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन सा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके ना साइज में डिफरेंस होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है फ्रैंकल डिफेक्ट। और दूसरा है एसीबीआर।
क्योंकि इसमें लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ आयंस में, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, आयंस का जो साइज है उसमें लार्ज डिफरेंस होने का, Zn और S का जो साइज है इसमें लार्ज डिफरेंस होने का भी फ्रैंकल इफेक्ट शो करेगा। ACBR जो है ये बोथ फ्रैंकल एंड डिस्कोची शो करता है बच्चों, बोथ फ्रैंकल एंड डिस्कोची दोनों में दोनों शो करेगा, बोथ फ्रैंकल एंड डिस्कोची। ZNS जो है ये आपको फ्रैंकल डिफरेंस शो करेगा और ACBR बोथ फ्रैंकल एंड डिस्कोची दोनों करेगा। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रैंकल डिफरेंस यहां पे क्या होगा, जो लार्ज डिफरेंस होगा इसके साइज ऑफ आयंस के बीच में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कवर करे हैं, 20 तक हो गए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो पहले 20 NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें, समझें, कोई डाउट्स तो पूछें, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट के रह गए हैं, बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं 15-16 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।